सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड योर चेंज मास्टरमाइंड। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स स्टूडेंट हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग योर क्लास 11। लेकिन इस टाइम तो लॉकडाउन की वजह से एंड योर ऑनलाइन क्लासेस ही बेसिकली चल रहा है। आपका स्कूल तो फिजिकली ओपन नहीं हुआ है, रीओपन नहीं हुआ है। सो व्हाट टू डू इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, कैसे हैंडल करें सारा प्रॉब्लम्स को। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है, साथ ही साथ जो टाइम हम सेल्फ स्टडी को देते हैं वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कैसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कैसे क्लास 11 का स्टडीज को कंटिन्यू करें ठीक से, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है, वो सारे डाउट्स के लिए क्या करें। तो ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ स्टडी, लेकिन क्लास 11 का सेल्फ स्टडी खुद से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यू नीड somebody who is there to help you out। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So do watch this video till the end, and if you find this video helpful then do not forget to like and do share this video with your friends। So let us begin। Now, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11 का प्रिपरेशन जो है अच्छे से करना है। क्यों अच्छे से करना है? क्योंकि सिलेबस वास्ट है। एकदम एंड टाइम में आप सोचोगे कि क्लास 10 की तरह शायद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्लास 11 का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत सारा चीज है जो आपको कवर करना है। क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी बार ये सब कुछ लेकर डिस्कस किया है। और क्लास 10 में कैसे भी करके हो गया, लेकिन क्लास 11 के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू गिव मोर टाइम टू योर स्टडीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही सिलेबस वास्ट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस वास्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपने 10 तक अगर साइंस लिया, उसके बाद आप क्लास 11 में इफ यू टेक कॉमर्स तो आपको अकाउंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अकाउंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है। और क्लास 10 के जितने भी साइंस स्टूडेंट्स थे, अगर आप क्लास 11 का सिलेबस देखो तो फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही लेंथी है, टफ भी है, सब कुछ आपके लिए बेसिकली न्यू थिंग्स है। तो वो सारा चीज ठीक से समझ नहीं आता है। चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसा टॉपिक्स है कम्प्लीटली न्यू है। डेरिवेशंस होता है, 10 में उतना डेरिवेशंस नहीं था, 10% में डेरिवेशंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशंस करना पड़ता है जो कि लेंदी डेरिवेशंस होता है। फॉर्मूलाज रहता है जो कि आपको देखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो फॉर्मूलाज भी रहता है बहुत सारा। फिजिक्स का सिलेबस भी बहुत ही वास्ट है, तो अच्छे से समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। और ऊपर से आपका फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिजिकल क्लासेस नहीं हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस में तो और भी अच्छे से समझ नहीं आता, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और घर में सेल्फ स्टडी में ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्या करना है आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट आप ये जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन प्रॉब्लम है, यही होता है क्लास 11 में स्टार्टिंग में। और साथ ही साथ इस बार का जो कि सिचुएशन है ये और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर आप अभी स्कूल्स का आपका फिजिकल क्लासेस होता तो थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ घर में बैठ के पढ़ने से और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से आपको और अच्छे से समझ में नहीं आता, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बोला था कि क्लास 11 का वीडियो में मैंने ये बोला था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट को एज अ बेस सब्जेक्ट बनाकर चलना है। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट्स है क्लास 11 में, उसमें से कोई एक या फिर दो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक या फिर दो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। क्योंकि जो कि ओवरऑल आपका परसेंटेज है, अगर हम बात करें ओवरऑल परसेंटेज का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपने फिजिक्स या फिर मैथ्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, अगर सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा लो मार्क्स होगा तो परसेंटेज ऑब्वियसली इट विल गो डाउन, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको कोई भी एक या फिर दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेना है, जिसमें कि आपका मार्क्स जो है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स अच्छा हो और परफॉर्मेंस अच्छा हो, मार्क्स अच्छा हो, ताकि आपका जो कि ओवरऑल परसेंटेज है वो बैलेंस्ड रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फिजिक्स टफ लग रहा है या फिर केमिस्ट्री टफ लग रहा है तो आप इंग्लिश या फिर बायोलॉजी को ज्यादा टाइम नहीं दोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में ही कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मैथ्स या फिर फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है तो वो सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश तो कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11 में प्रिपरेशन आप जब भी कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो फिजिक्स में फॉर्मूलाज है, मैथ्स में फॉर्मूलाज है, ऑब्वियसली आपको वो सब मेमोराइज करना पड़ेगा। और जो कि थ्योरी है वो सारा चीज को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। फॉर्मूलाज तो ऑब्वियसली मेमोराइज करना पड़ेगा, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रोट लर्निंग, सो यू कांट बी मेमोराइजिंग एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं है। द सिलेबस इज वास्ट। अगर आप एक चीज को मेमोराइज भी कर लेते हो, but it is not possible for you to memorize the entire chapters. There are so many chapters, there are so many portions
that you need to cover. Now the next thing which is very important कि आप continuously long hours के लिए study नहीं कर पा रहे हो, concentrate अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, so it is okay to take short breaks in between. तो आप बीच बीच में gaps ले सकते हो. It is okay to take gaps in between and then you can sit back for your studies once again. Now the next thing कि कोई भी subject आप पढ़ रहे हो, मान लो physics ही पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सपोज कोई टॉपिक है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है. सबसे पहले कि आपको एक टाइम देख लेना है. सपोज आपने ये प्लान किया कि इन हाफ एन आवर यू आर गोइंग टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर पोर्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर 2 टॉपिक है, तो आपको उसको हाफ एन आवर में कंप्लीट करना ही है. तो इंपॉर्टेंट है कि सेट अ टारगेट, सेट स्मॉल टारगेट्स एंड यू नीड टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम विच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. इट इज इंपॉर्टेंट. तो सपोज आपने फिजिक्स का कोई भी टॉपिक सोचा कि ये टॉपिक है, आपको कवर करना है इन हाफ एन आवर, तो विद इन हाफ एन आवर यू विल हैव टू डू इट और सेट स्मॉल टारगेट्स. यानी कि कुछ भी आप सोच रहे हो कि आपको ये कंप्लीट करना है, तो ऐसा नहीं है. क्लास 11 का सिलेबस बहुत ही वास्ट है. एक बार भी कंटिन्यूसली आप सोचोगे कि इन 2 आवर्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर चैप्टर, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस वास्ट है, बहुत सारा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंदी चैप्टर्स है, तो उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है. नंबर एक पोर्शन या फिर एक टॉपिक को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अगर आप ऐसा सोचोगे कि 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे वन पर्टिकुलर चैप्टर, देन बाद में कंप्लीट नहीं होगा, सो यू आर गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू सेट स्मॉल टारगेट्स. ना उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट आप जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो स्पेशली अगर आप फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो उसके लिए आप अगर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का देख रहे हो, एक पर्टिकुलर सीरीज में देख रहे हो, कोई टॉपिक है, तो आप उसको कवर कर रहे हो, तो उसी टाइम आपको देन एंड देयर यू नीड टू मेक नोट्स. आपको नोट्स बनाना है और वही नोट्स को रेफर करना है. जब भी आप रिविजन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कभी आपने यहाँ से पढ़ा, बुक से पढ़ा, कभी कुछ और पढ़ा, ऐसा नहीं करना है. आपने जो भी नोट्स खुद से प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू रिवाइज फ्रॉम देयर ओनली. जब भी आप रिविजन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए या फिर ऐसे ही रिविजन कर रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही चीज को देखना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन जो कि नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उसी से रिवीजन करना है. और जो लोग नोट्स नहीं बनाते, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा. आपको फिर से बार वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा. आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद यू आर गोइंग टू फॉरगेट. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू रिविजन्स. तो जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किया उसी को आपको रिवाइज करते रहना है. सपोज आपने आज कोई भी चैप्टर को कवर किया केमिस्ट्री का, तो उसके बाद मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डे कल एक बार और रिवीजन करना है उसका, ताकि आपको मतलब क्विक रिवीजन करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द नोट्स. जब भी आप रिवाइज करो तो एक बार नोट्स को देख लेना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. These are few of the things that you need to keep in mind. और साथ ही साथ मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है, जैसे कि आपने क्लास 10 में किया था. जिन स्टूडेंट्स ने किया था वेरी गुड, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ प्रिपेयर अ फॉर्मूला बुक फॉर योर क्लास 11. और मैथ्स का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको वो सारे फॉर्मूलाज को उसके अंदर यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री. सो देयर आर अ लॉट मेनी फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू मेमोराइज. बुक्स में ऑलरेडी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लेना है. और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंडेंट मत रहो. यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू सेल्फ स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.